नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से एक सफलता सीरीज के अंतर्गत नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर। ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है और हर एक किसी प्रतियोगी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा ये। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मानव का जो हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर, 4 चेंबर है ना। फिशेस हैव 4 चेंबर, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इन सभी के देखिए 4-4 चेंबर पूछे जा रहे हैं। मछलियों का हृदय 4 कक्षों का होता है, उभयचरों का हृदय 4 कक्षों का होता है, सरीसृपों का हृदय 4 कक्षों का होता है। तो आपको सही स्टेटमेंट देखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि मानव का हृदय है वो 4 चेंबर का होता है और हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। देखिए मछली के हाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें केवल 2 ही चेंबर होते हैं। और एम्फीबियंस जिसमें कि मेढक आता है, उसके अगर हार्ट की चर्चा करें तो उसमें इस तरीके से 3 चेंबर होते हैं। जबकि ह्यूमन के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, जिसमें ऊपर वाले 2 एट्रिया होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इसको इन दोनों को कहते हैं आलिंद। तो ये है बायां आलिंद, बायां आलिंद, और इधर है दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद। देखिए बाएं और दाएं में आप अगर कंफ्यूजन होता है आपको, तो आप अपनी जो नोटबुक है या तो आप उसे ऐसे खोल के सामने रख लो, तो जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो राइट साइड है वो राइट हो जाएगा। और या फिर आपके सामने जैसे नोटबुक रहती है तो आप उसका जस्ट अपोजिट कर दें। राइट हैंड की तरफ आप लेफ्ट लिख लें और लेफ्ट की तरफ राइट लिख लें, तो आपका सही हो जाएगा, है ना। ये है दायां निलय और ये है बायां निलय। मछली में एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, और एम्फीबियंस में 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। लेकिन यहां आपको ये याद रखना है, क्रोकोडाइल में, है ना, मगर के हृदय में या हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, आपको याद रखना है। मगर में जो हार्ट है वो 4 चेंबर्ड वाला है। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, जो लेफ्ट साइड होती है ना, तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट साइड होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल का भाग नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि नाइट्रीकरण, डीनाइट्रीकरण, अमोनिफिकेशन और प्रकाश संश्लेषण। तो नाम से पता लग रहा है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, इसमें भोजन का निर्माण करता है पौधा, है ना। कोई भी ग्रीन प्लांट या एल्गी है वो प्रकाश संश्लेषण करती है ना, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन बनाती है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसके लिए रॉ मटेरियल होते हैं। 4 रॉ मटेरियल की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। मेन इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, है ना। मुख्यतः CO2 की जरूरत रहती है। CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। फिर जरूरत रहती है हमें H2O की। इसके अलावा हमें जरूरत रहती है सनलाइट की, है ना, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये 4 रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। यहां हमसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है, जबकि ऊपर दिए गए 3 ऑप्शन जैसे कि नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन, ये नाइट्रोजन साइकिल के पार्ट हैं या उसके भाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राइबोसोम का कार्य पूछा जा रहा है। देखिए हमने सेल वाले
टॉपिक पर जो वीडियो है आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कंपटीशन क्लासेस और 11th क्लास जो बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड है उसमें वो वीडियोज है। तो हमसे पूछा जा रहा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है, ज्यादातर आप लोगों को सबको पता ही है, तो ये ऑप्शन इसके नहीं होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा राइबोसोम के बारे में करें तो राइबोसोम की खोज करने वाले साइंटिस्ट पेलाडे थे, है ना। और ये जो राइबोसोम होता है ये 2 सब यूनिट से बना होता है, एक इसमें लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। तो ये इसकी लार्ज सब यूनिट है और ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट, है ना। और ये जो राइबोसोम है ये मेनली बना होता है आरआरएनए से, आरआरएनए, और बना होता है प्रोटीन से। और किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, और राइबोसोम के अगर टाइप की बात करें तो ये जो राइबोसोम है ना ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S प्रकार का होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर भी ये जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का होता है। कितना होता है? 80S टाइप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वसा का पाचन कहां शुरू होता है? फैट का जो डाइजेशन है वो कहां होता है? माउथ में होता है क्या? नहीं होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है मुख्य रूप से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बड़ी आंत में एक्चुअल में क्या है? बड़ी आंत का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्ब करती है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब एक ऑप्शन बचा ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। छोटी आंत, छोटी आंत का भाग है ये। तो छोटी आंत के ड्यूडेनम में किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है। और वसा को पचाने के लिए कौन सहायता करता है? तो फैट, इसको पचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वाइल जूस की जरूरत पड़ती है, पित्त रस की जरूरत पड़ती है ना। और पित्त रस कहां बनता है? तो पित्त रस का संश्लेषण कहां होता है? तो सिंथेसिस कहां होता है पित्त रस का? तो पित्त रस का सिंथेसिस लीवर के अंदर होता है। और स्टोर कहां रहता है पित्त रस? पित्त रस का संग्रह कहां होता है? तो आपका आंसर आएगा पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय के अंदर ये स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर, है ना। गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर रहता है ना। और ये किसके डाइजेशन में भूमिका निभाता है? तो फैट के डाइजेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स होता है। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट के समान संरचना में F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनके हेड की जो दूरी है, बीच की दूरी, वो 100 एंगस्ट्रॉम होती है ना। और इन F1 पार्टिकल्स में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का फॉर्मेशन करता है। और ATP को हम एनर्जी करेंसी मानते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए हम इसे शक्ति ग्रह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण करती है, प्रोड्यूस ATP, इसीलिए हम इसको पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये डीएनए रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता तो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, लेकिन इसे हम शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम भी रखता है? तो इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, डीएनए भी खुद का होता है, भोजन संग्रहित नहीं करता है, भोजन को संग्रहित नहीं करता है। अगर यहाँ ये पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कौन से कथन सही है, तो ये 3 कथन सही हैं। यहाँ पर ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसमें स्वयं का डीएनए होता है और इसमें स्वयं का राइबोसोम भी होता है और राइबोसोम 70S टाइप का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्योंकि हमसे शक्ति ग्रह के बारे में बात की जा रही है, तब यहां पर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एटीपी बनाता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक प्रजनन में आवश्यक प्रक्रिया क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या है? क्या इसमें माइटोसिस होता है, मतलब इसमें समसूत्री विभाजन जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर दूसरा है इसमें मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन जरूरी होता है, अर्धसूत्री विभाजन ये जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 3 बडिंग, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है, फ्रेगमेंटेशन ये भी नहीं होगा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस। देखिए, जो जर्म सेल होती हैं, जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका एक्चुअल में 2n डिप्लॉइड है ना। हम बात कर रहे हैं लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के बारे में, तो इन जनन कोशिकाओं में होता है एक डिवीजन जिसको मियोसिस कहते हैं, हिंदी में इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और नाम से ही पता लग रहा है अर्धसूत्री विभाजन ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देता है, गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देगा। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन है तो 2 चरणों में पूरा होता है, इसके 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, है ना। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, लेकिन वो दोनों कोशिकाएं हैप्लॉइड हो जाती हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए हम इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसके अलावा फिर होता है इनमें मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड होने से बनती है 4 सेल, और ये चारों कोशिकाएं अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, और आगे चल के ये गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। आगे चल के इनसे क्या बनेंगे, इनसे युग्मक बनेंगे, गैमीट बनते हैं, और बनने वाले ये युग्मक हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो मियोसिस या लैंगिक प्रजनन करने के लिए किसकी जरूरत रहती है? मियोसिस की जरूरत रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही है, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46। 2n बराबर क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। 2n का मतलब हो गया द्विगुणित, द्विगुणित संख्या मनुष्य में द्विगुणित संख्या होती है 46, है ना। इसे अंग्रेजी में डिप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम के कितने हैं? 46 होते हैं। देखिए, मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में 44 क्रोमोसोम समान होते हैं। ये क्रोमोसोम बिल्कुल समान होते हैं, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, 44 क्रोमोसोम, और 2 क्रोमोसोम, 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, इनको हम हेटेरोसोम्स कहते हैं, हेटेरोसोम्स कहते हैं, है ना। इनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं, और इन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो देखिए, 2n बराबर अगर हम क्वांटिटी देखें, तो जो ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स हैं, तो ऑटोसोम्स की संख्या होती है 44, और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या होती है 2। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 46। लेकिन अगर हम अगुणित संख्या देखें, तो ऑटोसोम्स हैप्लॉइड संख्या देखें, तो इनकी संख्या होती है 22, और इसकी संख्या 2 में से कोई एक आएगी, तो इनकी संख्या हो जाती है 23। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोसोम्स हैं, अगर मैं मेल की बात करूं, तो मेल के अंदर होते हैं XY, और फीमेल के अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं XX। ठीक है, तो ये XY मेल के अंदर और XX फीमेल के अंदर, इन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोसोम या एलोसोम्स, है ना।
और ऑटोसोम्स की संख्या होती है 44, जो कि मेल और फीमेल में समान है, और ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम के बारे में जानकारी है। ठीक है, अगला प्रश्न, वाई क्रोमोसोम किसका निर्धारण करता है? वाई गुणसूत्र की बात हो रही है, तो वाई क्रोमोसोम जो है वो पुरुषों का निर्धारण करता है। वाई क्रोमोसोम पुरुषों का निर्धारण करता है, और वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम जीन पाए जाते हैं। सबसे कम जीन पाए जाते हैं, कम जीन पाए जाते हैं। शायद इनकी संख्या है 231, केवल 231 जीन पाए जाते हैं वाई क्रोमोसोम पर। और ये किसका निर्धारण करता है? तो ये मेल का निर्धारण करता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, आगे जो प्रोजेनी आएगी उसमें गर्ल या बॉयज, इनका निर्धारण पुरुषों पर डिपेंड करता है, ना कि महिलाओं पर डिपेंड करता है। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन की जो एक टेक्नोलॉजी है, सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण की तकनीकी है, उसमें अगर वो पूछते हैं पक्षियों के बारे में, है ना, जैसे कि मुर्गी, तो इसमें लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है मदर, है ना, क्योंकि इसमें पाया जाता है ZW टाइप का क्रोमोसोम, है ना, मादा में, और नर में पाया जाता है Z नाम का क्रोमोसोम। इसका मतलब नर तो होता है समयुग्मजी, है ना, और मादा होती है विषमयुग्मजी। तो ये नर तो हो गया होमोजाइगस और मदर हो जाएगी हेट्रोजाइगस। तो चूजे का निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो आपका आंसर आएगा फीमेल जिम्मेदार होती है। जबकि मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में जो मेल होता है, जो नर होता है, वो विषमयुग्मजी होता है ना, हेट्रोजाइगस होता है, और जो फीमेल है वो होमोजाइगस होती है, होमोजाइगस होती है, होमोजाइगस होती है। इसीलिए मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? मेल पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से अगर फल मक्खी का पूछे ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में फल मक्खी या ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पर डिपेंड करता है? मेल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है ना? क्या एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं? नहीं होते हैं सब। लिपिड होते हैं? नहीं होते। विटामिन होते हैं? नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम के प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करें। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? देखिए, मास्टर ग्लैंड है, इसका मतलब बाकी की ग्लैंड्स पर ये कंट्रोल करती होगी, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर आएगा हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ब्रेन का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये पाचन को नियंत्रण करती है? नहीं, ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? ये इसका ऑप्शन होगा। हार्मोन नहीं बनाती है? इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, हार्मोन तो बनाती है। वृद्धि नियंत्रण करती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या उदासीन होता है? तो आपका राइट आंसर आएगा रक्त हल्का क्षारीय होता है ना। और जो पीएच वैल्यू है वो 0 से लेके अगर 7 के बीच में आती है तो ये अम्लीय होता है, 7 से अगर 0 की तरफ आए तो पीएच अगर घट रही है तो अम्लीयता बढ़ती है, और 7 से ऊपर जाते हैं और 14 तक जाते हैं तो इधर क्षारीयता बढ़ती है। और जो 7 अगर वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये उदासीन है। कैसा है? ये उदासीन है। ठीक है, तो यहां देखिए
5.5 ये अम्लीय के लिए है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। 6 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 बचे, लेकिन 8.2 में तो क्षारीयता बहुत आ जाएगी। हमने लिखा है कि ये हल्का क्षारीय होता है, तो फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। और अगर प्लाज्मा का पूछ ले तब भी यही लिखना है, 7.34, जो भी ऑप्शन में हो वो आपको ऑप्शन आंसर देना है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन का सोर्स पूछा जा रहा है, मुख्यतः क्या है? गेहूं से तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शुगर से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, स्टार्च मिलता है इससे। तो ऑप्शन क्या बचा? दालें। दाल प्रोटीन का सोर्स होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलती है? सोयाबीन में पाई जाती है, 47% के लगभग, अप्रोक्स 47% प्रोटीन सोयाबीन में होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? रक्त शुद्ध कहाँ होता है? शुद्ध का मतलब है यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है? मतलब ब्लड में से CO2 निकल जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन आ जाए, तो वो रक्त को अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इसका देखिए, जहां दायां लिखा है उसको तो काट दीजिए आप। क्यों? क्योंकि दाईं तरफ तो अशुद्ध रक्त मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है दाएं तरफ, है ना। तो दाईं ओर मिलेगा अशुद्ध, कैसे मान लें अशुद्ध, मतलब जिसमें क्या मिली होगी? CO2। अब बायां ऑप्शन बचा, रक्त शुद्ध कहां, वेयर इज प्यूरिफाइड ब्लड, कहां मिलता है ना। तो वाया निलय, वाया निलय, वाया आलिंद, है ना। यहां ऑप्शन है वाया निलय और वाया आलिंद। तो इन दोनों में ही शुद्ध रक्त मिल जाता है, वाया आलिंद में भी मिलता है और वाया निलय में भी मिलता है, ठीक है। आरबीसी में कौन सा ऑर्गेनल नहीं होता है? हमारी जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी जो ऐसे चपटी सी होती है उभयोत्तल आकृति की, तो इनमें नहीं होता है। तो इनके अंदर क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन कौन सी आरबीसी में? तो आपका आंसर आएगा परिपक्व या मैच्योर आरबीसी में। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन आरबीसी में कौन सा ऑर्गेनेल नहीं होता है? तो नाभिक नहीं होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। और राइबोसोम भी नहीं होता है, राइबोसोम भी नहीं होता है। इसका मतलब सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारे विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? कोशिका का वह कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रकाश संश्लेषण करता है? तो आपको पता है इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट। देखिए न्यूक्लियस ये सेल का ब्रेन होता है ना, कंट्रोल सेंटर होता है, कमांड सेंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये एटीपी बनाती है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करती है, ये प्रोटीन बनाती है, इसीलिए प्रोटीन का कारखाना इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा कि सर ये ग्रीन प्लांट्स में होता है, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। और ये एल्गी के अंदर होता है। और किसमें होता है? एल्गी में होता है, ठीक है। युगलीना में पाया जाता है। युगलीना जो एनिमल्स और प्लांट के बीच की कनेक्टिव लिंक है, योजक कड़ी है पादप और जंतुओं के बीच की, उसे कहते हैं युगलीना, है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट किसका उदाहरण है? देखिए ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फंजाई है, ये फंजाई होती है, कवक होता है, फफूंदी जिसे कहते हैं। और ये फंजाई कैसी होती है? आपका आंसर आएगा सर ये यूनिसेल्यूलर प्रकार की होती है, यूनिसेल्यूलर टाइप की होती है, अर्थात ये एक कोशिकीय कवक है। ऐसा कवक है
एक कोशिकीय कवक है, यूनिसेल्यूलर फंजाई होती है। ठीक है, तो ईस्ट, शैवाल, लाइकेन, प्रोटोजोआ ऑप्शन नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा कवक या फंगस, ये यूनिसेल्यूलर है ना। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला प्रश्न देखें, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं। ये विविध टाइप के जो प्रश्न है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिकों को कवर अप किया है, आपकी सफलता सुनिश्चित करने में सहयोगी साबित होंगे। वीडियो अगर आपको यहां तक अच्छा लग रहा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, एक प्रश्न में 2-4 तरीके के और प्रश्न भी कवर हो रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ऑल पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। और आप अपनी क्वेरी रख सकते हो, आपको किस टॉपिक पर वीडियो फिलहाल चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कवर कर लूं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक है उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादक को अपन प्रोड्यूसर, इनको कन्वर्टर भी कहते हैं, कन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्टर, है ना। कन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, ये सब हरे पादप होते हैं, हरे पादप होते हैं। और ये ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, पहले नंबर वाली ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट ये बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन हो गए, तो ये हो गए हरे पादप, है ना। और हरे पादपों की जगह पर अगर ऑप्शन में आपके में शैवाल लिखा है, शैवाल, तब भी आप आंसर एल्गी को करेंगे, शैवाल को कर देंगे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहां से होती है, किसी भी फूड चेन की शुरुआत कहां से होती है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है कंज्यूमर से, नहीं, कंज्यूमर तो नहीं करते शुरुआत, प्रोड्यूसर ये करते हैं, अपघटक ये तो बिल्कुल लास्ट में आएंगे, है ना, और ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर। क्योंकि प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख लो, प्रोड्यूसर प्लांट, प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, कन्वर्टर इनको कहते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं और बाकी के सभी के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन की शुरुआत होती है हरे पादपों से या प्रोड्यूसर से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलीय उत्पादक किसे कहा जाता है। मतलब अगर कोई फूड चेन पानी के अंदर चलती है, जल के अंदर अगर फूड चेन चल रही है, तो उसके अंदर प्रोड्यूसर का काम कौन करते हैं, जल के अंदर प्रोड्यूसर का काम कौन करते हैं, तो जल के अंदर प्रोड्यूसर का काम करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जल में मिलने वाले छोटे छोटे पादप, और फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले होते हैं जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन। आप ऐसे पहचान सकते हैं क्योंकि उत्पादक की बात हो रही है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, तो देखिए फाइटो शब्द प्लांट के लिए आता है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि इसका आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन। और जू शब्द एनिमल के लिए आता है, तो आप ये भी मान सकते हो कि ये ऑप्शन नहीं होगा। वाटर इंसेक्ट, अब इंसेक्ट तो पहले से ही किसी पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्नेल भी पेड़ों को खाते हैं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है। देखिए जनसंख्या के गुण की बात हो रही है, पॉपुलेशन के कैरेक्टर को पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है, जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन की डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट और सेल साइज। देखो यही ऑप्शन इसका नहीं होगा, जनसंख्या का गुण नहीं है, तो ये नहीं, कोशिका का आकार, ये जनसंख्या के गुण की बात नहीं हो रही है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का गुण है जन्म दर, भाई कितने जन्म लेते हैं, तो इससे जनसंख्या जो डेंसिटी है, घनत्व, वो बढ़ेगा। मृत्यु दर, कितने लोग मरे, तो उससे घटेगा, है ना। तो ये तो सारे जनसंख्या के गुण हैं, कोशिका का आकार ये गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, जनसंख्या वृद्धि किस पर निर्भर करती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ किस पर डिपेंड है,
जन्म दर पर, मृत्यु दर पर, ई माइग्रेशन मतलब किसी वास स्थान में, जैसे ये कोई एरिया है, इसमें बाहर से कोई जीव आता है, बाहर से जीव आता है तो इसे कहते हैं ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, है ना। जन्म लेने वालों की संख्या बर्थ रेट और मरने वालों की संख्या डेथ रेट, ये तीनों की तीनों चीजें जनसंख्या वृद्धि से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, कोई जीव अगर एंटर करता है तो मैंने यहां पर चार्ज लगाया प्लस, इसका मतलब ये कहीं से आता है, और अगर कोई जीव बाहर निकलता है, बाहर निकला तो मैंने माइनस लिखा, इसका मतलब ये बाहर गया तो ई माइग्रेशन, है ना। अगर डेथ होती है तब भी माइनस होगा, और बर्थ होगा तो फिर ये प्लस होगा। तो जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बर्थ से और किसी जीव के आने से बढ़ती है, मरने से और किसी जीव के जाने से घटती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार गैस होती है। ये क्या करती है? पृथ्वी के तल का जो तापमान है उसको बढ़ाए रखती है ना। तो इसके लिए जिम्मेदार जो गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, CO2। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा क्यों होती है? एसिड रेन, मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का कॉज होता है SO2 और NO2। ठीक है, SO2 और NO2 ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, इनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति की जो श्वसन दर है, मतलब पर मिनट वो कितने बार रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग कर रहा है, कितने बार ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और CO2 को बाहर करता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसका राइट आंसर है 12 से 16 बार, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है ना। आरबीसी देखिए, हमारा जो ब्लड है, ब्लड ब्लड इसके मुख्य रूप से दो घटक हैं, इसके दो मुख्य कंपोनेंट हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, और एक होती है रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। इसमें आती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा ये मुख्यतः ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है, और इसमें जल होता है, कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आरबीसी ये रेड कलर की होने की वजह से इनको लाल रक्त कणिका कहते हैं, इनका सफेद कलर होता है, इनको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट नहीं होता है। प्लेटलेट्स ये अनुरक्षण का कार्य करती हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं। और प्लेटलेट्स की संख्या बॉडी में कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख तक होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 प्रति घन mm होनी चाहिए। आरबीसी की संख्या लगभग 50 लाख प्रति घन mm होनी चाहिए। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका राइट आंसर होगा 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है, 120 दिन। सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, देखिए ग्रंथि को अपन दो भागों में बांटते हैं, तीन में कर लेते हैं चलो। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी
स्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, मतलब वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, और ये है मिक्स्ड ग्लैंड, है ना। तो इसमें देखिए बहिस्रावी ग्रंथि, अब यहां ये तो लिखा नहीं है कि ये अंतःस्रावी है कि नहीं है, ठीक है, तो हमें इनमें से ऑप्शन में से अपना आंसर लेना पड़ेगा। थायराइड, अग्नाशय, यकृत और मस्तिष्क, ये चार। तो देखो मस्तिष्क ये तो होगा नहीं ऑप्शन, इसको तो हटा देंगे। अब जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय, इसको हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि अग्नाशय तो मिक्स्ड ग्लैंड में आता है, ये हो गया अग्नाशय। इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस होती हैं, मतलब बिना नलिका के ये अपने सीक्रेट स्रावित पदार्थों को छोड़ देती हैं ब्लड में डायरेक्ट, नलिका के ये अपने सीक्रेट स्रावित पदार्थों को छोड़ देती हैं ब्लड में डायरेक्ट। और जो बहिस्रावी होती हैं ये ट्यूब के द्वारा, डक्ट के द्वारा छोड़ती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो ठीक है। और ये बहिस्रावी ग्रंथि है लीवर, बहिस्रावी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है, तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। देखिए बिना डक्ट वाली है वो एक्सोक्राइन, डक्ट वाली है वो एक्सोक्राइन या बहिस्रावी, और डक्टलेस या बिना नलिका है, नलिका विहीन है, उनको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और दोनों काम कर रही है, वो है मिक्स्ड ग्लैंड, और वो एक ही होती है जिसे अग्नाशय पेंक्रियाज कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। किसका काम पूछा जा रहा है? पेप्सिन का। किसका काम? पेप्सिन का। नाम से ही याद कर लो, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, दोनों पी से शुरू हो रहे हैं, पेप्सिन प्रोटीन। तो पेप्सिन प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, सामान्य ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, है ना। तो ये होता है 120 और 80 mmHg। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 और 80। अगर रीडिंग इससे ऊपर जाती है तो उसे हाइपरटेंशन, हाई बीपी कहते हैं, और अगर रीडिंग नीचे जा रही है तो इसको कहते हैं लो बीपी, ठीक है। हृदय की सामान्य धड़कन आपने खूब पढ़ाई है तो, है ना, 72 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। हृदय की सामान्य धड़कन होती है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, अच्छा इसमें देखिए 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, इसका मतलब इसका अगर अपन भाग देते हैं 60 का भाग 72 का भाग दें 60 में, तो इसके आता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक बार धड़कने में, इसीलिए ये 60 मिनट में 72 बार धड़क जाता है हार्ट। तो रीडिंग आती है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? देखो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी का ये पैकेजिंग में सहायता करता है। एक ही ऑप्शन बचेगा, नाभिक या न्यूक्लियस, इसको सेल का ब्रेन कहते हैं, या फिर इसे कंट्रोल या कमांड सेंटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसमें डीएनए नहीं होता है? डीएनए किसमें नहीं होता है? देखिए वायरस में डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे एक साथ, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो ये तो ऑप्शन होगा। बैक्टीरिया में डीएनए होता है, कवक में डीएनए होता है, रेड ब्लड सेल, ये है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों?
क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, और बिना न्यूक्लियस के फिर क्रोमोसोम नहीं, तो क्रोमोसोम नहीं तो फिर डीएनए नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोबायोलॉजी, पैलियोजूलॉजी, पैलेंटोलॉजी और जूलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान। यहाँ पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, असंतुलित आहार, इम्बैलेंस्ड डाइट। इसका मतलब अगर भोजन में केवल वसा है तो वो इम्बैलेंस्ड डाइट होगी क्या? होगी सब, है ना। केवल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं हम, दूसरी कोई चीज नहीं खा रहे, है ना, तो वो संतुलित भोजन नहीं है। या फिर हम केवल प्रोटीन ले रहे हैं तो भी संतुलित भोजन नहीं है। तो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जिसमें हमें ये सारी चीजें मिले, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें फैट भी हो, है ना, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें मिनरल्स विटामिन सब कुछ मिल रहा हो, ऐसा भोजन है तो उसे अपन बैलेंस डाइट के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, डेफिशिएंसी डिजीज किससे होती है? ऐसी बीमारी जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र गड़बड़ हो रहा हो, है ना, डेफिशिएंसी आ रही हो, कमी आ रही हो, कोई चीज कम हो रही है बॉडी में, तो डेफिशिएंसी वाले जो रोग है ना वो किससे आते हैं? वो विटामिन की कमी से आते हैं। किससे आते हैं? एक मिनट, डेफिशिएंसी वाले जो रोग हैं वो किसकी से आ रहे हैं? विटामिन की कमी से आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त में कैल्शियम कौन नियंत्रित करता है? कैल्शियम के स्तर को कौन मेंटेन करता है? तो इसका राइट आंसर होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, और पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथायरॉइड हार्मोन जिसे कि अपन क्या कहते हैं? पीटीएच कहते हैं। तो पैराथ हार्मोन की वजह से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बना रहता है मेंटेन। तो ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, पीटीएच पैराथ हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। एड्रीनलिन जिसे करो या मरो हार्मोन कहते हैं, और थायरोक्सिन ये मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पीटीएच हार्मोन जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। सोडियम का कार्य नहीं है, सोडियम का कार्य नहीं है, सोडियम इसे अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काम नहीं है तंत्रिका आवेग के लिए, जल संतुलन के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए, मांसपेशियों में संकुचन के लिए। सोडियम का कार्य नहीं है। देखिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? कैल्शियम की। किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये इसका काम नहीं है सोडियम का। वैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है मांसपेशियों में संकुचन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लेकिन ज्यादा बेस्ट है इसमें। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होती है, ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है ना। मांसपेशियों में संकुचन के लिए भी सोडियम की जरूरत नहीं पड़ती, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 38, सही मिलान। देखिए, थाइमस जो ग्लैंड है ना, थाइमस ग्लैंड, इसमें टी सेल का मैचुरेशन होता है, ये ऑप्शन सही है। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, ये ऑप्शन भी सही है। थायराइड से थायरोक्सिन का स्राव होता है, ये ऑप्शन भी सही है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इंसुलिन और अग्नाशय से अगर इंसुलिन का स्राव होता है, एक और हार्मोन है जिसे ग्लूकागोन कहते हैं, ग्लूकागोन का स्राव होता है ना। और अग्नाशय से एक पाचक एंजाइम पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस का स्राव भी होता है। लेकिन ये जो अग्नाशय रस है ना, ये बाई डक्ट जाता है, तो बाई डक्ट जाता है, इसीलिए हम अग्नाशय को एक्सोक्राइन कहते हैं। और इंसुलिन और ग्लूकागोन ब्लड में डायरेक्ट छोड़े जाते हैं, इसीलिए ये डक्टलेस काम हो रहा है, इसीलिए हम इसको एंडोक्राइन भी मानते हैं। और दोनों की वजह से हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में है मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो मानव शरीर में जल का प्रतिशत है लगभग 60%, जल का प्रतिशत होता है लगभग 60%।
क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी प्रक्रिया श्वसन का भाग नहीं है? श्वसन का भाग नहीं है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रकाश संश्लेषण। देखिए श्वसन तो प्रकाश संश्लेषण यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तीनों जब चल जाते हैं तब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें 38 एटीपी की प्राप्ति होती है। 38 एटीपी की, देखो इधर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा, जिसे एम्बडेन, मेयरहोफ और पार्नास ने दिया था, इसीलिए हम ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ई का मतलब एम्बडेन, एम का मतलब मेयरहोफ, पी का मतलब पार्नास, तीनों साइंटिस्ट थे। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो 10 स्टेप में कंप्लीट होती है और इसके द्वारा बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये क्या चलाएगा, तो ये क्रेब्स चक्र चलाएगा और क्रेब्स चक्र के बाद ये एंटर करता है ईटीएस में और इस तरीके से बनते हैं टोटल 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सारी प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस में नहीं हो तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाती है और यहां पर कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदल गया, इसके आगे फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाई, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो ये फर्मेंटेशन होगा या फिर ये मसल्स के अंदर पूरी साइकिल चलती है। तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन है। अगर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर आगे ये स्टेप चले, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसमें 38 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कहां होता है? फोटोसिंथेसिस मेनली कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या फिर गोल्जी बॉडी में? पैकिंग का काम करती है गोल्जी बॉडी, तो ऑप्शन नहीं होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में, तो ऑप्शन नहीं होगा। एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं और मेनली लीफ के अंदर। मुख्य रूप से कहां मिलते हैं ये? तो लीफ के अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 42 की चर्चा करते हैं। प्रकाश चरण से संबंधित क्या है? मतलब लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन से संबंधित बात पूछी जा रही है। NADPH का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है या फिर उपयुक्त सभी? देखिए लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये देखिए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है और इसके अंदर थाइलेकोइड पाए जाते हैं और थाइलेकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर सिक्के की ढेरी की जैसी संरचना बना लेते हैं। इस संरचना को अपन ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। इस तरीके से ये ग्रेना लगे होंगे। ये ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लेमिली की सहायता से, ये ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लेमिली की सहायता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रेना वाले जो भाग है इसमें लाइट रिएक्शन होती है, इसमें लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है ना। लाइट रिएक्शन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक 2 स्टेप में होती है, तब इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑप्शन भी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अच्छा, इसका ये जो दूसरा बीच वाला ये जो भाग है ना, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? तो आपका आंसर आएगा इसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना के अंदर होती है
और अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 और 43 में आपको से पूछा जा रहा है कार्बन स्थिरीकरण कहां होता है, कार्बन का फिक्सेशन कहां होता है। मतलब ये जो बात है वो अंधकार अभिक्रिया की हो रही है ना, डार्क रिएक्शन की बात हो रही है, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन की बात हो रही है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होती है। कहां होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। और इसमें कार्बन के पथ को देखा जाता है या कार्बन का फिक्सेशन होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रोमा, क्योंकि यहां लाइट रिएक्शन होती है। थाइलेकोइड ऑप्शन नहीं होगा, राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्ट्रोमा। ठीक है, और डार्क रिएक्शन अगर प्लांट C3 प्लांट है तो उसके अंदर C3 साइकिल पढ़ते हैं अपन, एक अपन C4 साइकिल पढ़ते हैं और एक CAM पाथवे पढ़ते हैं। इनकी चर्चा आगे आने वाले प्रश्नों में हम करेंगे। ठीक है, हड्डियों हेतु आवश्यक तत्व कौन सा होता है, हड्डियों के लिए आवश्यक जो तत्व है वो कौन सा है, तो इस हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है क्या, फास्फोरस, विटामिन डी, तीनों की जरूरत रहती है, तो उपयुक्त सभी। कैल्शियम हड्डियों के लिए, फास्फोरस हड्डियों के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए। कहते हैं नहीं, सुबह जब सूर्य भगवान निकलते हैं जो लाल रंग की रोशनी रहती है तो वहां धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि हमें किसका निर्माण हो जाता है शरीर के अंदर, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता रहता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस ये भी बोन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, सीरम कहां पाया जाता है, सीरम। देखिए ब्लड का ही पार्ट है, इसका पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका, है ना, क्योंकि लसिका तो ब्लड का ही भाग है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, है ना। ये नहीं होगा, कोशिका द्रव्य नहीं होगा। ठीक है, और लसिका रक्त का ही भाग है, तो फिर यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, नेफ्रॉन का कार्य क्या है। नेफ्रॉन को अपन वृक्कक के नाम से जानते हैं, वृक्कक किसके नाम से जानते हैं, वृक्कक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसमें एक ये प्यालेनुमा संरचना होती है, ये इसकी गर्दन है, इसके अलावा ये इसकी पीसीटी है, तो मैंने इसे अलग कलर से बनाया। आगे चल के ये लूप ऑफ हेल्ले बनाती है ना, तो लूप ऑफ हेल्ले, फिर ये डीसीटी, तो ये डीसीटी, फिर ये कलेक्टिव डक्ट में इस तरीके से ओपनिंग इसकी होती है, कलेक्टिव डक्ट। ठीक है, अब यहां देखिए इसमें आर्टरी जो एंटर करती है वो और एक बाहर निकलती है वो, तो यहां पर ये ग्लोमेरुलर वाला पार्ट है जहां पर ये फिल्टर होगा, तो इसे कहते हैं अविवाही धमनी, इसे कहते हैं अपवाही धमनी। देखो दोनों के डायमीटर में अंतर है ना, इसका डायमीटर ज्यादा है, ये ब्लड लेके आती है और ये वापस लेके जाती है, तो ये एफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट आर्टरी, और ये ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल, है ना, ये इसकी नेक है, ये इसकी पीसीटी है, लूप ऑफ हेल्ले, डीसीटी और कलेक्टिव डक्ट। तो ये काम क्या हो रहा है यहाँ पर, मेनली यहाँ पर काम क्या हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है कि ब्लड में से किसको अलग किया जा रहा है, यूरिया को, किसको, यूरिया को। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, रक्त का शोधन होता है, पाचन नहीं होगा, हार्मोन का स्राव नहीं हो रहा, श्वसन नहीं हो रहा, तो रक्त का शोधन होता है। नेफ्रॉन का काम है रक्त को प्योर करना, और नेफ्रॉन कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि सर नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं, नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं, तो ये किडनी की यूनिट है ना, फंक्शनल यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के भाग क्या क्या है,
देखिए सबसे ऊपर ये बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस, और दोनों को मिला के कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। इसके नीचे इसकी नेक, उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल मतलब डीसीटी है ना, और ये कलेक्टिव डक्ट, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले की दो भुजाएं होती हैं, यू शेप का होता है जो नीचे की तरफ जाती है, अवरोही भुजा जो ऊपर की तरफ आती है, आरोही भुजा। ठीक है, तो ये डायग्राम है नेफ्रॉन का, और काम है इसका रक्त को प्योर करना। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लूकोज कहां संग्रहित होता है? देखिए जो हम भोजन के रूप में ग्लूकोज खाते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है हमारा लीवर। ग्लाइकोजन को स्टोर कौन करता है? हमारा यकृत करता है। तो देखिए यहां पर ये ग्लूकोज कहां संग्रहित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत के अंदर। लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। देखिए एनिमल के अंदर, जंतुओं में जो संग्रहित भोजन है, संग्रहित भोजन है वो किस रूप में संग्रहित रहता है? तो आंसर आएगा आपका ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। वहीं पर पादपों की अगर बात की जाए तो पादपों के अंदर जो संचित भोजन है या जो संग्रहित भोजन है वो किस रूप में संग्रहित रहता है? संग्रहित भोजन का रूप क्या है? तो आपका आंसर आएगा कि सर ये स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में और पादपों में स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न, श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? श्वसन की क्रिया जब हम करते हैं तो वहां पर रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इधर ये मैंने एक आदमी बना दिया, ये अपनी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेता है और CO2 को बाहर करता है। यही होता है हमारे अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ये मैंने एक प्लांट बनाया और इस प्लांट को देखिए, ये क्या करेगा, CO2 को जब लेगा तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नाम की रिएक्शन हो रही है। फोटोसिंथेसिस इसके अंदर हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ठीक है, तो एक तो ये चक्र चलता रहता है, और प्लांट को भी तो रेस्पिरेशन करना है। तो रेस्पिरेशन में प्लांट को जरूरत किसकी पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किसकी पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की। बाहर क्या निकालेगा फिर? ये CO2, है ना। तो इस तरीके से ये व्यवस्था रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 49, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। 2002 में। जनसंख्या से बाहर जाना क्या कहलाता है? किसी जनसंख्या से बाहर जाने को क्या कहते हैं? जैसे ये जनसंख्या का है और इसमें से देखिए कोई जीव अगर अंदर आता है तो इसे ई माइग्रेशन कहते हैं, और इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। और अगर इसमें से कोई बाहर जाता है तो उसे ई माइग्रेशन कहते हैं, और इससे पॉपुलेशन की डेंसिटी घटती है। आप ऐसे याद रखिए कि अगर स्टार्टिंग में आई आ रहा है ना, तो ये तो होगा इन, और ई आ रहा है तो ये होगा एग्जिट, है ना, एग्जिट। इसका मतलब निर्गमन इसका आंसर होगा। अगर ई माइग्रेशन हो रहा है तो जनसंख्या से कोई बाहर जा रहा है और जनसंख्या घनत्व उससे प्रभावी होगा, मतलब कम होगा। इसी प्रकार से अगर कोई इन हो रहा है तो बढ़ेगा। ऐसे ही अगर इस पॉपुलेशन में से कोई मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो ये घटेगा, और अगर यहां पर किसी का वर्थ होता है तो ये प्लस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब इमाइग्रेशन या निर्गमन होने पर हम कहते हैं कि कोई जनसंख्या में से बाहर निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज विविध मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, 50 क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की है। अगले पार्ट में हम इससे आगे चर्चा करेंगे और इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।